नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अल्फा 6 होता क्या है, और अल्फा 6 का हमने लगभग सारा पढ़ लिया था। एक डेरिवेशन इसका बाकी है जो लास्ट में पढ़ेंगे इस यूनिट के। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि बीटा 6 क्या होता है। बेटा बीटा 6 और अल्फा 6 में अंतर देखो। अल्फा 6 जब हमने पढ़ा था तो अल्फा 6 में होता क्या था कि अपने पास एक हीलियम परमाणु उत्सर्जित होता था। कौन सा परमाणु उत्सर्जित होता था? एक हीलियम परमाणु उत्सर्जित होता था। इस हीलियम परमाणु के उत्सर्जन के कारण कि जब भी ये हीलियम परमाणु यहां से उत्सर्जित होता था तो परमाणु क्रमांक में तो कितने की कमी आती थी बेटा? 2 की कमी आती थी। और इसके अलावा जो द्रव्यमान संख्या थी उसमें कितने की कमी आती थी? 4 की कमी आती थी। ठीक है, कि जब भी कहीं से अल्फा कण उत्सर्जित होता था, या कह दो कि जो अपने पास हीलियम कण उत्सर्जित होता था तो उसके कारण परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती थी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती थी। और जो अपने पास परमाणु था बेटा वो आवर्त सारणी में 2 वर्ग बाएं ओर खिसक जाता था। आज बात करते हैं बेटा बीटा 6 की। तो देखो, कोई भी अपने पास एक रेडियो एक्टिव तत्व है। कैसा कण है? कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है। इस रेडियो एक्टिव तत्व में जब कोई पदार्थ होगा उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। बेटा इसमें उत्सर्जन भी देखो 2 प्रकार। इलेक्ट्रॉन में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन कह दो या इसको कह दो बीटा कण। मतलब जब भी किसी रेडियो एक्टिव तत्व से या पदार्थ से तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन या बीटा कण उत्सर्जित होता है तो नाभिक जो होती है बेटा, जो तत्व होता है उसकी नाभिक के परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी या फिर 1 की क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, जब भी किसी परमाणु नाभिक से बीटा कण उत्सर्जित होगा तो बेटा उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है या 1 की कमी होती है, और ये अपना क्या कहलाता है? बीटा 6 कहलाता है। ये प्रक्रिया ही कहलाती है बीटा 6, कि जब भी किसी रेडियो एक्टिव तत्व से या किसी नाभिक से बीटा तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो ऐसी स्थिति में होता क्या है? उसके परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाती है, 1 की वृद्धि हो जाती है, और इस आधार पर ये कहलाता है बीटा 6। और बेटा बीटा 6 जो होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है कि पॉजिटिव बीटा कण होता है, यानी कि पॉजिटिव बीटा कण, या इसको बोलोगे आप पॉजिट्रॉन। क्या बोलोगे? पॉजिट्रॉन। दूसरा जो अपने पास होता है वो होता है नेगेटिव बीटा कण। और बेटा जो नेगेटिव बीटा कण होता है ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और तीसरा आएगा इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भाग? पॉजिटिव बीटा कण यानी कि जब पॉजिट्रॉन उत्सर्जित हो तब बीटा 6, जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो तब बीटा 6, और जब इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण हो तब बीटा 6। अब इन तीनों में देखो बात करते हैं, पहले की बात करते हैं। पहला कौन सा आएगा अपने पास? पॉजिटिव बीटा कण, या क्या बोलोगे इसको बेटा? पॉजिट्रॉन बोलोगे। तो जब भी किसी नाभिक से या रेडियो एक्टिव तत्व से पॉजिटिव बीटा कण या पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है तो बेटा ऐसी स्थिति में जो उसका परमाणु क्रमांक है वो +1 हो जाता है। मतलब परमाणु क्रमांक में ना +-1 हो जाता है। परमाणु क्रमांक कैसा हो जाता है इसका? -1 हो जाता है। मतलब परमाणु क्रमांक में 1 की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और बेटा जो द्रव्यमान संख्या होती है ये अपरिवर्तित रहती है। मतलब द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता जबकि उसका परमाणु क्रमांक 1 कम हो जाता है। और ऐसी स्थिति में देखो जब भी पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है या पॉजिटिव क्या बोलते हैं हम उसको? बीटा कण उत्सर्जित होता है, तो ऐसी स्थिति में एक अन्य कण यहां से उत्सर्जित होता है जिसको न्यूट्रिनो बोलते हैं। कौन सा कण उत्सर्जित होता है? न्यूट्रिनो, जिसको न्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, ये कण यहां से और उत्सर्जित होता है और ये कहलाता है बेटा पॉजिट्रॉन 6 या प्लस बीटा 6। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूं तो एग्जांपल में देखो बेटा अपने पास क्या था? एक नाभिक था, पितृ नाभिक था ZXA। ठीक है, इससे पुत्री नाभिक बना, मतलब बीटा 6 हुआ। तो देखो परमाणु क्रमांक में हो गई 1 की कमी, X, और द्रव्य में ना Y हो जाएगा। ठीक है,
और इसके साथ द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। द्रव्यमान संख्या वो की वो है। प्लस में यहां से क्या मिला है, हमें एक पॉजिटिव बीटा कण मिला है, मतलब +1b0 हो गया। प्लस में क्या होता है, जब भी पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है उसके साथ एक अन्य कण उत्सर्जित होता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिनो बोलते हैं। ये हो गया अपने पास एक एग्जाम्पल। अगर बात की जाए इसमें होता क्या है बेटा, इस वाली अभिक्रिया में देखो होता क्या है कि अपने पास एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। ये एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का निर्माण करता है, प्लस में यहां से एक पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है और प्लस में न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है। मतलब एक जो प्रोटॉन था वो एक न्यूट्रॉन का निर्माण कर देता है इस अभिक्रिया में जब पॉजिटिव बीटा क्षय होता है। इसके अलावा एक यहाँ से पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है, या एक कह दो एक पॉजिटिव बीटा कण उत्सर्जित होता है। और पॉजिटिव जब भी बीटा कण उत्सर्जित होगा तो उसके साथ क्या उत्सर्जित होता है बेटा, एक कण उत्सर्जित होता है जिसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिनो कहते हैं, ठीक है। अब देखो अगला जो आएगा अपने पास, अगली स्थिति में क्या आएगा, तो अगली स्थिति जो अपने पास है वो आएगी दूसरी, नेगेटिव बीटा कण। नेगेटिव बीटा कण बोल दो या क्या बोल दो बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो जब भी किसी रेडियो एक्टिव तत्व से या नाभिक से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो ऐसी स्थिति में होता क्या बेटा, उसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। मतलब उसके परमाणु क्रमांक में 1 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और द्रव्यमान संख्या उसकी कैसी रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो जब भी किसी नाभिक से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और उसकी द्रव्यमान संख्या कैसी रहती है, अपरिवर्तित रहती है। और यहाँ पर बेटा साथ में देखो, जैसे यहाँ पर न्यूट्रिनो उत्सर्जित हुआ था वैसे यहाँ पर एक कण और उत्सर्जित होता है, जो कौन सा होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है। और इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, ν से। हो गया, ये होता है अपना नेगेटिव बीटा कण उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉन क्षय भी बोल सकते हो आप इसको। एग्जाम्पल समझो बेटा इसका, होगा क्या, देखो ये अपने पास एक पितरी नाभिक है, पिता नाभिक है, इससे एक पुत्री नाभिक का निर्माण होता है। पुत्री नाभिक में अपने पास होगा क्या, देखो द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी, द्रव्यमान संख्या वैसे की वैसे। नेगेटिव कण उत्सर्जित हो रहा है तो ये हो गया नेगेटिव कण। प्लस में यहाँ पर क्या आएगा, एक अन्य कण होता है जो होता है एंटी न्यूट्रिनो, उत्सर्जित हो गया। बेटा इस अभिक्रिया में होता है, जैसे पिछले में हुआ था कि एक प्रोटॉन जो होता है वो किस में परिवर्तित होता है, एक न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है और साथ में पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है। यहाँ पर उल्टा होता है, एक न्यूट्रॉन जो अपने पास होता है बेटा वो एक प्रोटॉन में परिवर्तित होता है और साथ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है और साथ में क्या आएगा, एंटी न्यूट्रिनो। मतलब उसका उल्टा हो गया जस्ट, कि यहाँ पर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन किस में परिवर्तित होता है, एक प्रोटॉन में परिवर्तित होता है और उसके साथ हमें क्या प्राप्त होता है, एक बीटा कण प्राप्त होता है, एक इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होता है। तीसरी जो इसकी कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन में देखो है क्या, अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। इसमें होता क्या, देखो इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण में क्या होता है कि जब कोई भी परमाणु है अपने पास, उस परमाणु के नाभिक की बात करते हैं, तो किसी परमाणु का जो नाभिक होता है बेटा वो जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। उस परमाणु के नाभिक ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर उसके परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाती है, यानी कि Z की जगह क्या हो जाता है, Z-1 हो जाता है। तो ये जो स्थिति होती है बेटा ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण कहलाता है। कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई नाभिक है, जब कोई परमाणु है इलेक्ट्रॉन को तो ग्रहण कर लेता है, तो उस कारण उसके परमाणु क्रमांक में 1 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, घट जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में बेटा होता क्या, देखो ये अपने पास कोई पितरी नाभिक हो गया ZXA, ये किसको ग्रहण कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, मतलब -1 बीटा 0 को ग्रहण कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर होगा क्या, ये हो गया Z-1YA, ये हो गई इसकी तीसरी कंडीशन। इसमें होता क्या बेटा, एक जो प्रोटॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है, या ये इलेक्ट्रॉन ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, बात एक ही है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है और एक न्यूट्रॉन का क्या करता है, निर्माण करता है। बेटा पिछले वाले में अगर हम शुरुआत वाले की बात करते हैं, पॉजिट्रॉन वाले की, तो पॉजिट्रॉन में एक प्रोटॉन ने एक न्यूट्रॉन, एक जो प्रोटॉन था वो न्यूट्रॉन में परिवर्तित हुआ था
और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हुआ तो वहां से पॉजिट्रॉन यानी कि प्लस का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ था। अब बात करते हैं नेगेटिव बीटा कण के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में परिवर्तित हुआ था, मतलब उसका उल्टा हो गया। और तीसरी वाली कंडीशन जो अपने पास है इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण, इसमें हो क्या रहा है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और एक न्यूट्रॉन का क्या करते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि एक न्यूट्रॉन का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो कण अपने पास उत्सर्जित हो रहे हैं। ठीक है, ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पर क्यों होते हैं बेटा, इसके लिए कल्पना थी जिसको होती है पाउली की न्यूट्रिनो परिकल्पना। क्या बोलते हैं उसको, पाउली की न्यूट्रिनो परिकल्पना। तो बेटा पाउली एक वैज्ञानिक था, उसने कल्पना दी जो क्या कहलाती है, उसकी न्यूट्रिनो परिकल्पना कहलाती है। अब देखो ये परिकल्पना है क्या, कि जब भी हम बात करते हैं किसी रेडियो एक्टिव तत्व की बात करते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव विकिरणों को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो जब हम किसी रेडियो एक्टिव तत्व की बात करते हैं तो उस रेडियो एक्टिव तत्व के लिए जो ऊर्जा होती है, अगर मान लो बेटा किसी रेडियो एक्टिव तत्व से कोई बीटा कण उत्सर्जित हुआ है, तो बीटा कण उत्सर्जन के पश्चात और उत्सर्जन से पहले ऊर्जा में परिवर्तन होना चाहिए। भाई कण निकल गया तो ऊर्जा में, परमाणु की ऊर्जा में क्या आनी चाहिए, कमी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो जो ऊर्जा है वो बीटा कण की ऊर्जा में जानी चाहिए कुछ। मतलब एक तो अपने पास पहला पितृ नाभिक था, दूसरा कौन सा था, पुत्री नाभिक था, और यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दो कण मिले। इसके अलावा पॉजिट्रॉन उत्सर्जित हुआ और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, ये चार चीजें हो गई अपने पास। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब भी किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक से बीटा कण उत्सर्जित होता है तो बेटा बीटा कण का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत होता है, मतलब लगातार हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा कण के उत्सर्जन से नाभिक की ऊर्जा के मान में कमी आनी चाहिए। जब इसका स्पेक्ट्रम लगातार है तो लगातार ऊर्जा उत्सर्जित होगी। ऐसी स्थिति में बीटा कण के कारण, बीटा कण के उत्सर्जन के कारण जो नाभिक था जिससे बीटा कण उत्सर्जित हुआ उसकी ऊर्जा के मान में क्या आनी चाहिए, कमी आनी चाहिए। लेकिन बेटा वास्तव में ऐसा नहीं होता। प्रयोगों के द्वारा जो प्राप्त हुआ वो क्या है कि बीटा कण के उत्सर्जन से पहले और बीटा कण के उत्सर्जन के पश्चात नाभिक जो होती है उसकी ऊर्जा कैसी रहती है, अपरिवर्तित रहती है। मतलब बीटा कण वहां से निकल गया, इससे उस ऊर्जा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर जो ऊर्जा संरक्षण का नियम था वो असफल हो गया। ऊर्जा संरक्षण में क्या था कि देखो ऊर्जा तो नियत रहेगी, ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ऊर्जा दूसरे भाग में भी तो बटी, बीटा में भी तो ऊर्जा जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे बीटा कण की भी तो ऊर्जा होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये अपना गलत साबित हो गया। ठीक है बेटा, अगर बीटा कण का जो उत्सर्जन होता है उस दो प्रकार से देखते हैं हम यहाँ पे। एक अपने पास क्या होता है 1p1, ठीक है, ये क्रिया कर कर बेटा किस में परिवर्तित होता है, न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है। और जब ये न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है तो क्या प्राप्त होता है, पॉजिट्रॉन प्राप्त होता है। दूसरा क्या होता है 0n1, न्यूट्रॉन जब किस में परिवर्तित होता है, प्रोटॉन में परिवर्तित होता है, तो क्या उत्सर्जित होता है, यहाँ से अपने पास इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। ये दो प्रकार की अभिक्रिया की हम बात करते हैं। पहली तो क्या है, पॉजिट्रॉन उत्सर्जन की है, दूसरी किसकी है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की, यानी कि बीटा प्लस और बीटा माइनस की है। बेटा ऐसी स्थिति में देखो, अगर बात करें इन दोनों अभिक्रियाओं की जब बात करते हैं तो बीटा कण जब उत्सर्जन हुआ इससे पहले का जो इनका संवेग है बेटा दोनों का, वो कितना होता है 1/2 h/2 पाई। मतलब चक्रण दोनों का समान होता है। भाई कोणीय संवेग दोनों का कैसा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का कोणीय संवेग कैसा होता है, समान होता है। लेकिन जब बीटा कण उत्सर्जित हो गया उसके पश्चात जो इनका मान आता है, जो संवेग आता है, वो या तो h/2 पाई आएगा या फिर 0 आएगा, दोनों जुड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा, h/2 पाई आता है या h/में क्या आता है 0। इसका मतलब बेटा पहले का, अभिक्रिया के पहले का संवेग और अभिक्रिया के बाद का संवेग यहाँ पर एक जैसा नहीं है। मतलब संवेग संरक्षण का नियम भी कैसा हो गया, विफल हो गया। कब, जब केवल बीटा कण या पॉजिट्रॉन बोल दो, या दूसरा क्या आएगा इलेक्ट्रॉन या बीटा नेगेटिव कण उत्सर्जित होता है, केवल एक ही कण उत्सर्जित होगा। तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा संरक्षण की भी पालना नहीं होती और दूसरी किसकी पालना नहीं होती, संवेग संरक्षण की। इस कमी को दूर करने के लिए बेटा एक वैज्ञानिक था और वो वैज्ञानिक कौन था, पाउली। पाउली ने
इस विसंगति को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए क्या कहा, एक परिकल्पना दी जिसको क्या बोलते हैं, पाउली की परिकल्पना बोलते हैं। पाउली ने क्या कहा कि जब भी किसी नाभिक के परमाणु से या किसी परमाणु के नाभिक से बीटा कण उत्सर्जित होता है, कौन सा कण उत्सर्जित होता है, बीटा कण, तो बेटा बीटा कण अकेला उत्सर्जित नहीं होता, इस बीटा कण के साथ एक अन्य कण भी उत्सर्जित होता है, और वो जो अन्य कण होता है वो दो भागों में बांटा कि जब पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है, मतलब प्लस का बीटा कण उत्सर्जित होता है, तो इसके साथ हमेशा क्या उत्सर्जित होगा, न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है, और जब माइनस का बीटा कण उत्सर्जित होता है या कह दो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो इसके साथ कौन सा उत्सर्जित होता है, एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है। ये कहा था पाउली ने, और इस आधार पर उसने क्या कहा कि बेटा देखो होता क्या है कि जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, मतलब इनका खुद का कोई द्रव्यमान नहीं होता, और बेटा जो इनका संवेग होता है न्यूट्रिनो के संवेग की बात की जाए तो ये होता है -1/2 h/2π, और एंटी न्यूट्रिनो का कितना होता है 1/2 h/2π, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो इनका संवेग भी कैसा होता है, विपरीत होता है। तो पाउल यही होती है बेटा पाउली की परिकल्पना, न्यूट्रिनो परिकल्पना बोलते हैं कि देखो अगर कोई नाभिकीय अभिक्रिया होती थी उससे बीटा कण जब भी उत्सर्जित होता था तो ऊर्जा संरक्षण की पालना नहीं होती थी और संवेग संरक्षण की पालना नहीं होती थी। इस कमी को दूर करने के लिए, इस विसंगति को दूर करने के लिए पाउली ने एक नियम दिया जो था पाउली की न्यूट्रिनो परिकल्पना। उसने क्या कहा कि बीटा कण कभी भी अकेला उत्सर्जित नहीं होता, उसके साथ एक अन्य कण उत्सर्जित होता है जिसका विराम द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, जब उसका विराम द्रव्यमान शून्य है तो ऐसी स्थिति में इस कण के कारण संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षण की पालना होती है। उसने क्या कहा कि जब भी पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है तो न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है जिसका कोणीय संवेग माइनस का होता है। जब इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव बीटा कण उत्सर्जित होता है तो एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है और इसका कोणीय संवेग कैसा होता है, प्लस का होता है। तो बेटा न्यूट्रिनो वो पाउली के अनुसार क्या हो गया कि देखो एक 1p1 था, ये किसमें परिवर्तित हुआ, 0n1 में। यहाँ पर क्या उत्सर्जित हुआ था बेटा, पॉजिट्रॉन उत्सर्जित हुआ था, तो पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा क्या उत्सर्जित होगा, न्यूट्रिनो उत्सर्जित होगा। मतलब ये जो अभिक्रिया है इनका संशोधित रूप लिख रहा हूं मैं। दूसरे में क्या था 0n1, एक न्यूट्रॉन किसमें परिवर्तित हो रहा था, एक प्रोटॉन में, और यहाँ से क्या उत्सर्जित हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो क्या उत्सर्जित होता है, एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है। ये था बेटा पाउली का न्यूट्रिनो परिकल्पना के पाउली की न्यूट्रिनो परिकल्पना। अब बात करते देखो रेडियो एक्टिव समस्थानिक जो होते हैं, समस्थानिक हमने पहली यूनिट में पढ़ लिया क्या होते हैं समस्थानिक, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो कैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, अलग अलग होती है, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक बेटा ज्यादातर जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो समस्थानिकों के रूप में मिलते हैं। तो रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के उपयोग की बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो बेटा हम अब पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के उपयोग। तो रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के उपयोग में अगर मैं पहले उपयोग की बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का जो उपयोग होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है बेटा, चिकित्सा के क्षेत्र में। अनेक बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को दूर करने के लिए हमेशा किसका उपयोग करते हैं, रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास एक थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि की कह दो थायराइड की जो जांच होती है बेटा, थायराइड की जांच के लिए जिस परमाणु का उपयोग हम करते हैं वो अपने पास होता है कौन सा, जिसकी द्रव्यमान संख्या 131 होती है। और बेटा द्रव्यमान संख्या 131 लगभग किसकी होती है, तो ये अपने पास थायराइड ग्रंथि का उपयोग करने के लिए जो अपने पास मान होता है ये TL होता है। इसका उपयोग किया जाता है चिकित्सा क्षेत्र के अंदर थायराइड ग्रंथि की जांच के लिए। दूसरा अपने पास एक समस्थानिक होता है, देखो वो कौन सा होता है, एक होता है दूसरा समस्थानिक ये होता है TC99। इस समस्थानिक का जो उपयोग होता है वो मस्तिष्क के ट्यूमर का इलाज करने में किया जाता है। मस्तिष्क के ट्यूमर का इलाज करने में किया जाता है। कहां पर किया जाता है बेटा, मस्तिष्क के ट्यूमर का इलाज करने में किया जाता है। एक तीसरा समस्थानिक होता है कोबाल्ट 60। इस कोबाल्ट 60 का जो उपयोग होता है बेटा वो कैंसर के इलाज में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, कैंसर के इलाज में रेडियो एक्टिव समस्थानिक है कोबाल्ट 60 इसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से बेटा अगर बात की जाए कीटनाशक के रूप में भी,
मतलब जो अपने पास रेडियो एक्टिव समस्थानिक होती हैं, इनका उपयोग हम कीटनाशक के रूप में भी करते हैं। और कीटनाशक के रूप में इनका उपयोग कैसे किया जाता है, तो कीटनाशक की जब हम बात करेंगे तो कीटनाशक के रूप में जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनका उपयोग करते हैं। जैसे अब बेटा आलू जो होते हैं, आलुओं के लिए हम बात करते हैं, आलुओं को कीड़ों से दूर रखने के लिए यहाँ पर कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, कि आलुओं को कीड़ों से दूर रखने के लिए या कीड़ों से बचाने के लिए जिस समस्थानिक का रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है, कोबाल्ट 60 होता है। इसी प्रकार से बेटा जो खाद्य पदार्थ होते हैं, अपने खाद्य पदार्थों की बात करते हैं तो जो अपने पास खाद्य पदार्थ होते हैं, उन खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थ का मतलब था जो खाने के योग्य होते हैं, खाद्य पदार्थ तथा फसलों के जीवाणु, खाद्य पदार्थ और फसलों की बात करते हैं, इनको जीवाणुओं से बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, जीवाणुओं से बचाने के लिए रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ को किससे, खाद्य पदार्थ और फसल को जीवाणुओं से बचाने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार देखो बेटा पृथ्वी की सतह के नीचे खनिज होते हैं, लवण होते हैं, खनिज होते हैं, सारे होते हैं, इनकी मात्रा। ठीक है, पृथ्वी सतह के नीचे कितना खनिज है, पृथ्वी सतह के अंदर खनिज की मात्रा और स्थिति ज्ञात करने में, ये कितनी मात्रा है और कहां पर स्थित है, इसको ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का उपयोग करते हैं, कि पृथ्वी की सतह के अंदर कितनी स्थिति पर कितना खनिज है, इसका उपयोग करने के लिए। बेटा एक और होता है, लास्ट उपयोग होता है कार्बन डेटिंग विधि में। कार्बन डेटिंग जो विधि है इसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन डेटिंग विधि में। तो बेटा कार्बन डेटिंग विधि में हमेशा रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का उपयोग करते हैं। इसमें होता क्या, देखो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा चट्टानों की बात कर ले हम, चट्टानों या खनिज बोल दो, या फिर जीवाश्म जो होते हैं बेटा जो पृथ्वी में बहुत समय तक दबे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं, इनकी आयु का हम पता लगा देते हैं। और यही क्या होती है, कार्बन डेटिंग विधि होती है। होता कैसे, देखो जीव और पौधों की जब हम बात करते हैं तो जीव और पौधों की जीवित अवस्था में जो कार्बन 14 समस्थानिक होता है, देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक 12, द्रव्यमान संख्या 12 होती है, लेकिन यहाँ पर कौन सा आ रहा है, 14, मतलब उसका क्या हो गया, समस्थानिक हो गया। जीव और पौधों में जीवित अवस्था में जो कार्बन 14 होता है समस्थानिक, ये संतुलित मात्रा में पाया जाता है। कौन सी मात्रा में पाया जाता है, ये संतुलित मात्रा में पाया जाता है। और बेटा जब ये संतुलित मात्रा में पाया जाता था, जब जीवों की मृत्यु हो जाती है, मतलब पादपों की या जीवों की मृत्यु हो जाती है, तो C14 जो था इसकी मात्रा घटने लग जाती है, इसकी मात्रा में क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है, कमी हो जाती है। इस कमी को ज्ञात कर करके, कितनी कमी हो गई, इस कमी को ज्ञात करके उसकी तुलना हम किससे करते हैं, संतुलित अवस्था से, जब जीवित अवस्था में थे उससे उसकी तुलना कर देते हैं। कमी पता कर दी, कितनी कमी, और संतुलित अवस्था से उसकी तुलना कर दी। इस प्रकार हम किसका निकाल सकते हैं बेटा, उसकी उम्र निकाल सकते हैं, उस जीवाश्म की कितनी उम्र होती है। ठीक है, अगर बेटा हम बात करते हैं कार्बन 14 जो समस्थानिक है, इसकी खुद की अर्धायु कितनी होती है, 5700 वर्ष होती है। कार्बन जो 34 समस्थानिक है इसकी अर्धायु 5700 वर्ष होती है। इस प्रकार जीवों की आयु का निर्धारण किया जा सकता है, मतलब इस आयु का, इसकी आधी आयु का उपयोग करते हैं और यहाँ से जो आयु आती है उस आधार पर किसका निर्धारण किया जा सकता है, जीवों की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। बेटा ये अपना बीटा 6 हो गया। अब बीटा 6 में जो अपना अगला टॉपिक था वो है बीटा स्पेक्ट्रम। बीटा स्पेक्ट्रम इस यूनिट में अपने पास बचा क्या है, एक तो बीटा स्पेक्ट्रम बचा है, एक अल्फा कण के लिए गेमोव सिद्धांत था, गेमोव सिद्धांत 2, और एक बचा है गामा 6। ये 3 टॉपिक अपने इस यूनिट के बचे हुए, इसके बाद ये अपनी यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये जो पढ़ते हैं बीटा स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हम अगली यूनिट में, और ये दोनों पढ़ देंगे एक साथ, मतलब 2 क्लास में आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।